हाँ जी, क्या पढ़ना था अपन को आज? हंगर हार्डशिप वाला टॉपिक पढ़ना था ना। हंगर हार्डशिप। उससे पहले रिजल्ट की बात कर लेते, थोड़ी सी रिजल्ट आई गया तुम्हारे सामने है, जो भी है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 नंबर। कितने बच्चों के? 4 बच्चों के। अब जो फालतू लोग बोलने वाले थे, उनको मिल गया ना जवाब सबको कि पढ़ाते कैसे हैं, है ना, और कैसे नंबर लाए जाते हैं, कैसे नंबर दिलाए जाते हैं। ठीक है, तो जिसको भी जिसकी बच्चे को इच्छा है कि मतलब हमारे भी अच्छे नंबर आने चाहिए, एक ही क्वालिटी थी इन चारों बच्चों में, दिलीप, अमन, भावेश, हर्षित। ब्लाइंडली फॉलो किया इन्होंने। कैसे फॉलो किया था? ब्लाइंडली फॉलो किया। मुझे मैंने जो बोल दिया वही फालतू का, किसी से कुछ भी नहीं, फालतू की बात नहीं करना, फालतू क्वेश्चन नहीं करना, टॉपिक बात करते थे, किसी की मतलब बातों में नहीं आना। समझ में आ गई बात? ये है बात। अगर तुमको भी देख लो, अगर लाना है अच्छे नंबर, मैं नहीं बोल रहा 100 कोई गारंटी नहीं है, देखो जो बच्चा पढ़ेगा उसके आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, लेकिन ये अच्छे नंबरों की गारंटी यहाँ पे तुमको 100% मिलेगी। कैसे नंबर की गारंटी मिलेगी? अच्छे नंबर की गारंटी मिलेगी। फालतू तो देखो क्या है, बोलते रहते हैं लोग, क्लास में पढ़ाते नहीं थे और ये है वो है, और ऐसे बोला था कि मैं तो दीपक हूँ, तो भाई दीपक तो मुंह देखो, मैं इसमें तो कोई बात ही नहीं है, तो और तो है ही, ठीक है ना। तो कैसे 100 नंबर लेके आने, इस बात का पता लग गया। 100 नंबर लेके आने हैं, ब्लाइंडली फॉलो करना है। जो ये बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ, विश्वास करो। क्योंकि देखो, एक बच्चा कोइंसिडेंस में आ सकता है, 2 कोइंसिडेंस में आ सकते हैं, है ना। आए भी है टीचरों के, पूरे कॉन्फिडेंस वाले टीचरों के भी आए, नहीं आए 100 नंबर इतने सारे बच्चों के। तो क्या करना है अपन को? ब्लाइंडली फॉलो करना है। कुछ तो बात होगी ना। अरे ऐसे आ गए क्या इतने सारे नंबर? कुछ बात होगी तभी तो आए ना। 22 बच्चों के 90 प्लस है, इसके अलावा तो टोटल स्टूडेंट ही 70 थे अपने स्कूल में। तो जो भी बात है, कैसे करना है अपन को? ब्लाइंडली फॉलो करे काम करना, ठीक है। चलो इतना ही है, ज्यादा दिमाग लगाने इसका मतलब नहीं है। हंगर हार्डशिप वाला टॉपिक देखो तुम तो। 1830s तक क्या हो गया था कि जो इकोनॉमी है ना, ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप और एक्सपीरियंस इन यूरोप, मतलब यूरोप में एक ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन देखा गया। क्या देखा गया? ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन देखा गया। कब? 1830s में। क्या हुआ? क्यों हुआ ये? क्योंकि राइज ऑफ पॉपुलेशन हो गया, ठीक है। उससे क्या हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। क्या बढ़ गई? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, ठीक है। उससे क्या हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई तो क्या, गांव में लोग बेरोजगार हो गए, तो गांव के लोग क्या हो गए? आर रूरल पीपुल्स माइग्रेटेड टू CITIS। जो गांव के लोग थे ना, वो कहां पे चले गए? शहरों की तरफ माइग्रेटेड होने लगे, ठीक है। क्योंकि क्या हो गया था, गांव में भी बैड हार्वेस्ट हो गई थी। क्या हो गई थी? बैड हार्वेस्ट। समझ में आ गई बात तुम्हारे? ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था। क्यों आ गया था? क्योंकि लगातार पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी। पॉपुलेशन बढ़ रही तो बहुत सारे लोग क्या बेरोजगार हो गए, गांव में फसल खराब हो गई तो वहां पे लोग बेरोजगार हो गए, और इस वजह से क्या हुआ कि एक ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप आ गई, ठीक है। द ईयर 1848 वाज द वन सच ईयर व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस टुक द स्ट्रीट। 1848 वो साल था जब पेरिस की जो पॉपुलेशन वो किस पे आ गई? सड़कों पे आ गई, गलियों में आ गई, मतलब राजा के विरोध में किस पे आ गई? गलियों में। 1848 पीपल्स कम्स इन STREETS, किस में आ गई? स्ट्रीट्स में आ गई, ठीक है। क्या हुआ? ए नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड फ्रांस एज ए
रिपब्लिक, एक नेशनल असेंबली। अच्छा, ये लोग गलियों में स्ट्रीट्स में आए क्यों? क्योंकि राजा का विरोध करते करते आ गए स्ट्रीट में। कैसे आ गए? राजा का विरोध करते करते। क्या किया? जो अपन ने बताया था लुईस फिलिप था, लुईस फिलिप को इन्होंने भागने के लिए मजबूर कर दिया और फ्रांस में क्या बना दी? एक नेशनल असेंबली बना दी। क्या बना दी? नेशनल, एक नेशनल असेंबली बना दी। एक ग्रांटेड वोटिंग राइट, इसने क्या कर दिया? GRANTED, ग्रांटेड वोटिंग राइट्स 20 इयर्स मेल्स, ठीक है। 21 साल से ज्यादा उम्र के जितने बच्चे थे उन्होंने क्या कर दिया? 21 साल के नहीं बच्चे थे, मतलब बच्चे के बोलोगे, 21 साल के मेल्स को इसने वोटिंग का राइट दे दिया। जिससे क्या हो गए? खुश हो गए लोग थोड़े बहुत। क्या हो गए? खुश हो गए। क्या पढ़ रहे हैं अपन? हंगर हार्डशिप आ गई थी फ्रांस में। हंगर हार्डशिप की वजह से उस क्यों आई हंगर हार्डशिप? पॉपुलेशन बढ़ गई थी। पॉपुलेशन बढ़ने से लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, गांव में फसल खराब हो गई थी। फसल खराब होने के चक्कर में लोग शहरों की तरफ आ गए। शहरों के पास पहले बेरोजगार लोग बहुत थे, शहरों का बोझ नहीं झेल पाए। इस चक्कर में पेरिस में जो गलियों में लोग आने लग गए, राजा का बहुत ज्यादा विरोध होने लग गया। राजा का विरोध हो गया तो राजा वहां से भाग गया और भागने के लिए मजबूर हो गया। और जब राजा ही वहां से भाग गया और भागने के लिए मजबूर हो गया तो क्या हुआ? वहां पे एक नेशनल असेंबली बन गई। नेशनल असेंबली ने 21 साल से जितने बड़े लोग थे उनको किसका राइट दे दिया? वोटिंग राइट दे दिया। मेल्स को, फीमेल्स को भी नहीं मिला। फीमेल्स ने बहुत संघर्ष किया है फ्रांस में, यूरोप में वोटिंग राइट को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब आ गया, देखो आगे रिवोल्ट आ गया। उसी समय के रिवोल्ट में एक रिवोल्ट है, सिलीसिया रिवोल्ट। कौन सा रिवोल्ट है? सिलीसिया रिवोल्ट। और सा रिवोल्ट आ गया? सिलीसिया रिवोल्ट। किस किस के बीच होगा सिलीसिया रिवोल्ट? वीवर्स एंड CONTRA कॉन्ट्रैक्टर्स के मत। किस किस में हुआ? वीवर्स के और कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में, मतलब जो बुनकर होते हैं उनके बीच में, और कॉन्ट्रैक्टर जो मतलब जो ठेकेदार थे उनके बीच में हो गया। क्या कर रहे थे? वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप फेस कर रहे थे। कौन? वीवर। क्या फेस कर रहे थे? इकोनॉमिक हार्डशिप, क्योंकि बहुत ज्यादा गरीब थे। उनका मतलब जो धंधा पानी है अच्छा तरीके से नहीं चल रहा था, ठीक है। उसके अलावा क्या हुआ? जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने जो सामान खरीदते थे वीवर से, उसकी क्या कर दी? प्राइस घटा दी। क्या कर दी? प्राइस घटा दी, ठीक है। दो कारण तुम्हारे समझ में आ गए। अब देखो क्या बोल रहे हैं? द वीवर्स स्टॉर्म्ड द कॉन्ट्रैक्टर्स हाउस causing destruction and looting them. In response the contractors called the army resulting in the death of 11 weavers. क्या हुआ? जब रिवोल्ट बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया, क्या बढ़ने लग गया? बहुत ज्यादा रिवोल्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया तो क्या किया? वीवर्स ने कॉन्ट्रैक्ट से घर में क्या लूटपाट चालू कर दी, उन्हें घरों को तोड़ना चालू कर दिया, उनको पकड़ पकड़ पीटना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया? परेशान किया था वीवर्स को। तो इस वजह से क्या हुआ कि रिजल्ट क्या आया? 11 वीवर्स की क्या हो गई थी? DEATH, काम में आ गए देश के, ठीक है। कितने वीवर्स? 11 वीवर्स देश के काम में आ गए। साहब बड़ा काम हो गया, मर गई दुनिया, ठीक है। आगे देखो, अब अपन को पढ़ना है थोड़ा सा, फिर उसके बाद जो मेन चीजें वो पढ़ेंगे। जर्मन, इटली और इंग्लैंड का पढ़ना है एकीकरण, वो इस पार्ट में इंपॉर्टेंट। एकीकरण मतलब कि यूनिफिकेशन। उससे पहले रेवोल्यूशनरी लिबरल रिवॉल्यूशनरीज ने क्या किया था, ठीक है। एक नेशन स्टेट स्टेबलाइज किया था। क्या स्टेबलाइज किया था? एक नेशन स्टेट, ठीक है। डिमांडिंग फॉर, जो मिडिल क्लास लोग थे, मिडिल क्लास लोगों ने मांग करना शुरू कर दी थी। किसकी मांग करना शुरू कर दी थी? कि हमारे लिए एक नेशन स्टेट स्टेबलाइज करो। क्या स्टेबलाइज करो? नेशन स्टेट स्टेबलाइज करो। दूसरा, डिमांडिंग फॉर पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स। क्या डिमांड करने लग गए? पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स, मतलब वही कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, राजा कॉन्स्टिट्यूशन से काम करना चाहिए, ऐसे 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 मतलब तरीके से काम हो, लूटा खसोटी नहीं हुए।
निरंकुशवादिता से अंत चाहते थे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे, फ्रीडम ऑफ प्रेस चाहते थे और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन मतलब संगठन पार्टी बनाने की स्वतंत्रता चाहते थे किस साइड को। तो क्या हुआ, एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनी। क्या बनी? ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। इसमें 811 मेंबर्स थे। कितने नंबर? 811 मेंबर। 18 मई 1848 को कब बनी? 18 मई 1848 को। ठीक है, बढ़ गए 1848 और कहां पे बनी? चर्च सेंट पीरे सेंट पॉल चर्च में बनी साहब। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन इग्नोर द डिमांड्स कॉजिंग सपोर्ट द ड्रॉप मूवमेंट ऑफ स्लो। अब देखो क्या हुआ, ये असेंबली तो बन गई लेकिन इन्होंने फिर भी मिडिल क्लास लोगों ने पीजेंट्स को दूर रखा इससे। पीजेंट्स की डिमांड को इससे क्या रखा? दूर रखा। पीजेंट छोड़ो, पीजेंट्स क्या मतलब ये क्या काम आ रहे हमारे, जबकि पीजेंट्स ही निकले थे लेकिन पीजेंट्स को उन्होंने क्या कर दिया? तो इनकी डिमांड को इसने ऊपर नहीं रखा, इसमें मतलब नेशनल असेंबली में इनकी डिमांड्स को नहीं रखा, वीवर्स की डिमांड को नहीं रखा। ठीक है, और उसके अलावा आर्टिसियंस मतलब जो छोटे छोटे कुम्हार और ये जो बर्तन बनाने वाले लोग थे ना, आर्टिसियंस, गांव के छोटे छोटे आर्टिसियंस, उनकी डिमांड को इसने बीच में नहीं रखा। ठीक है, इस वजह से क्या है, ये नेशनल असेंबली क्या हो गई? लगभग फ्लॉप हो गई, है ना? क्या हो गई? नेशनल असेंबली फ्लॉप हो गई और मतलब राजा ने इनको फटकारे बता दिए, तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, फालतू दिमाग लगा रहे, तुम्हारा कोई मतलब जनाधार भी नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, मोनार्क्स में ये बात समझ में आ गई, मोनार्क्स को ये बात समझ में आ गई कि अगर ये जो नेशनल असेंबली बना रहे हैं मिडिल क्लास लिबरल्स लोग, तो लिबरलों की मांग क्या होती जाएगी? लगातार बढ़ती जाएगी। क्या होती जाएगी? मांग लगातार बढ़ती जाएगी। किसकी मांग बढ़ती जाएगी? लिबरल्स की मांग बढ़ती जाएगी। इनको तो उंगली पकड़ा देंगे तो हाथ पकड़ लेंगे, हाथ पकड़ कर दबाने लग जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? तो ये क्या हुआ, मोनार्क ने रियलाइज किया ये बात कि अब इनको हमको कुछ ना कुछ क्या देने पड़ेंगे, कंसेशंस देने पड़ेंगे, ऐसे पार नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखो ये क्या कंसेशन दे रहे हैं। पहला कंसेशन क्या दिया? देखो, सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वर एबोलिश्ड इन बोथ द हाउसबर्ग एंड डोमिनियन ऑफ रशिया। सर्फडम क्या होता है? बॉन्डेड लेबर होती है, मतलब कि जबरदस्ती बिना उसके पैसे देके, सही अमाउंट नहीं देके काम करवाना। तो उसको क्या कर दिया? बैन कर दिया, जैसे कि विरोध होए नहीं, ज्यादा विरोध दब जाए। ठीक है, दूसरा क्या किया? द हाउसबर्ग रूलर्स ग्रांटेड ग्रेटर ऑटोनॉमी टू हंगेरियंस। और हाउसबर्ग रूलर ने क्या किया? मतलब हंगेरियन को ग्रेटर ऑटोनॉमी दे दी एक तरीके से। ठीक है, अब देखो तुम पढ़ो इंपॉर्टेंट बात, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। 3 देशों में पढ़ेंगे, पहले यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ठीक है, क्या हुआ जर्मनी में? तगड़ा काम भाई। जर्मनी पहले कोई देश नहीं था, जर्मनी पर्शिया के कंट्रोल में था। किसके कंट्रोल में था? पर्शिया के कंट्रोल में था। पर्शिया को राजा को ऐसा लगने लग गया कि अगर हमने कोई कंसेशन नहीं दिए तो अब से आगे क्या करेंगे, ये हमारे ऊपर माथे चढ़ने लग जाएंगे, हमको परेशान करने लग जाएंगे। इसलिए पर्शिया के राजा ने खुद ही बुद्धि लगाकर कि अगर बचना है, खुद का अधिकार सेव रखना है, तो मुझे खुद ही इनको यूनिफिकेशन कर देना चाहिए इन स्टेट्स का। क्योंकि अभी तो पर्शिया का फिर पूरे जर्मन स्टेट्स करके बन जाऊंगा मैं, राजा बन जाऊंगा। इसके मन में भी लालच था और मतलब इसको लग भी रहा था कि फायदा भी इसी में। इसलिए इसने क्या किया, पर्शिया के किंग ने अपने चीफ मिनिस्टर को सीएम ओटोवन बिस्मार्क, पर्शिया ने चीफ मिनिस्टर ओटोवन बिस्मार्क को बुलाया, जो कहां का चीफ मिनिस्टर था? सीएम ऑफ पर्शिया। कहां का चीफ मिनिस्टर था ओटोवन बिस्मार्क? सीएम ऑफ पर्शिया। ठीक है, ओटोवन बिस्मार्क उसको बुलाया। और ओटोवन बिस्मार्क क्या था? एक बहुत अच्छा डिप्लोमेट था, अच्छी तरीके से बातें करता था, सेनापति अच्छा था, युद्ध अच्छे लड़ता था। ठीक है, उसको बुला के क्या किया? लेट्स यूनिफाई द लेट्स यूनिफाई द जर्मनी को क्या करते हैं? यूनिफाई करते हैं। अच्छा, उस समय क्या हुआ था, मैं तुम्हें बताया विलियम 4 एक राजा था, विलियम 4।
लेकिन विलियम फोर क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो विलियम फर्स्ट जब राजा बना तो उस टाइम की ये बात है, ये सारी बात है, किस टाइम की बात है, ये सारी बात है विलियम फर्स्ट की। ठीक है, क्या हुआ देखो आगे। Otto and Bismarck led the unification supported by Persian army and bureaucracy. 3 wars with 7 years against Austria, Denmark and France ended in Persian victory, achieving unification. क्या किया देखो, Otto and Bismarck led the unification. Otto and Bismarck ने unification लेड किया, मैं तुम्हें बता ही रहा था, सीएम ऑफ पर्सिया है, ठीक है। सपोर्टेड बाय पर्शियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी, जो किसके द्वारा सपोर्टेड था, पर्शियन आर्मी के द्वारा और वहां की ब्यूरोक्रेसी के द्वारा। किसके द्वारा सपोर्टेड था, आर्मी के द्वारा और ब्यूरोक्रेसी के द्वारा। 3 wars within 7 years against ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। 3 wars हुई किस किस से, 7 सालों तक, 7 years तक 3 wars हुई ऑस्ट्रिया से, फ्रांस से और डेनमार्क से। किस किस से, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और डेनमार्क से, ठीक है। और इसका एंड क्या हुआ, पर्शियन विक्ट्री, एंड हुआ PRUSSIA, पर्शियन PICTORY, एंड क्या है इसका, पर्शियन विक्ट्री, मतलब पर्शियन लोगों की जीत हो गई। और क्या हो गया, एक ये पूरा क्या बन गया, जर्मन स्टेट बन गया। क्या बन गया, जर्मन स्टेट, जर्मन नेशन बन गया सब। GRMA, जर्मन, NATIO, जर्मन NATIO, जर्मन नेशन बन गया इन 1871। कब बन गया, 1871 में, ठीक है। दो बार रिपीट कर लो। जर्मन में क्या हुआ था, जर्मन की यूनिफिकेशन में क्या था, विलियम फोर्थ राजा था, लेकिन विलियम फोर्थ की डेथ हो गई थी। विलियम फर्स्ट को ये लगने लग गया था कि क्या होगा, अगर मुझे अपना पावर रखनी है तो मुझे इनको राइट देना ही पड़ेगा। राइट देने के लिए उसने क्या किया, ऑटो एंड बिस्मार्क जो पर्शिया चीफ मिनिस्टर था, चीफ मिनिस्टर को बुलाया कि हमको यूनिफिकेशन करना है, हमको नेशन बनाना है जर्मनी को, तो कुछ करो इसके लिए। तो ऑटो एंड बिस्मार्क ने क्या किया, हेल्प ली किसकी, ब्यूरोक्रेसी की और आर्मी की, और 7 सालों तक वॉर लड़ी लगातार, फ्रांस से, डेनमार्क से, और किससे लड़ी थी, फ्रांस से, डेनमार्क से और ऑस्ट्रिया से। फ्रांस, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया वॉर लड़ी, और बाद में क्या हुआ, पर्सिया जीत गए वॉर्स में, और क्या बन गया, एक जर्मन नेशन स्टेट बन गया। समझ में आ गई बात जर्मनी की, ठीक है। अब पढ़ेंगे इटली का यूनिफिकेशन। किसका यूनिफिकेशन पढ़ेंगे, इटली का। इटली क्या था, 7 स्टेट से बटा हुआ था। कितने स्टेट में बटा हुआ था, जैसे कि अपन ये इटली का नक्शा बनाया मान लो, और एक ये छोटा सा, ठीक है। कितने स्टेट में बटा हुआ था, 7 स्टेट्स में। तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या थे, सर्डेनिया, पिडमोंट, ठीक है। बीच वाला हिस्सा था पोप का, ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। ये नॉर्दर्न इटली के प्रिंसली हाउस का था ये, ITAL, इटली, प्रिंसली हाउस का था। और ये था किसका, बर्बन किंग ऑफ BURBON, बर्बन किंग ऑफ स्पेन, बर्बन किंग ऑफ स्पेन किसका था, बर्बन किंग ऑफ स्पेन का था, ठीक है। क्या किया देखो इन्होंने, अपन ने पढ़ा था इसमें, एक तो मैजिनी पढ़ा था इटली में, लेकिन मैजिनी उस टाइम क्या हुआ, सफल नहीं हो पाया इटली के यूनिफिकेशन करने के लिए। तो विक्टर इमैनुअल क्या था, किंग था। कहां का किंग था, किंग ऑफ सर्दिनिया पिडमोंट। ये जो इलाका है सर्दिनिया पिडमोंट, इसका किंग था विक्टर इमैनुअल। कौन था, VICTOR, विक्टर इमैनुअल किंग था, ठीक है। विक्टर इमैनुअल सेकंड, विक्टर इमैनुअल सेकंड ने क्या किया, सर्डेनिया पिडमोंट के चीफ मिनिस्टर
CMCAVOR। सेव ने केवल बोला कि कुछ करो भाई यूनिफिकेशन के लिए, वही वाला सिस्टम जो बिस्मार्क वाला सिस्टम था, वही वाला सिस्टम। चीफ मिनिस्टर केवल led the unification movement by forming a strategic alliance with France, allowing Ferdinand to defeat Austrian force in 1859। 1859 में 1859 में इसने क्या किया, ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर, नहीं सॉरी, फ्रांस के साथ मिलकर उसने ऑस्ट्रियन फोर्स को 1859 में हरा दिया। किसको हरा दिया? ऑस्ट्रियन फोर्स को हरा दिया। किसके साथ मिलकर? फ्रांस के साथ मिलकर। और किसके ऊपर कब्जा कर लिया? इन 1860 लार्ज ग्रुप ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स लेड बाय गिउसेppe गैरिबाल्डी मार्च इनटू साउथ इटली टू ओवरथ्रो द स्पेनिश रूलर। और जो स्पेनिश रूलर था यहाँ पर, इसका स्पेनिश रूलर था ना, इसको क्या कर दिया? ओवरथ्रो कर दिया गैरिबाल्डी ने मिलकर, और ऑस्ट्रिया और फ्रांस को साथ मिलकर क्या कर दिया? इसको हटा के फेंक दिया। ठीक है, अच्छा अब ये वाला इनका था ही, ये वाला इनका हो गया है ना। अब देखो दूसरा क्या किया। अच्छा बात ये है कि ये प्रिंसली हाउस है ना, यही फिर के साथ में आ गया, पोप वाला भी के साथ में आ गया, क्योंकि पोप तो अकेला विचार करता है क्या, और इटली का प्रिंसली हाउस को पता लग गया कि जब ये गया तो मैं तो क्या ही बचूंगा इसमें। ठीक है, तो ऐसे क्या हो गया, इटली का यूनिफिकेशन हो गया। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे अपन स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। किसका स्ट्रेंज केस है? ब्रिटेन का केस है स्ट्रेंज। ब्रिटेन का क्या है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपील हुआ और फिर धीरे धीरे क्या है, यूनिफिकेशन हुआ है ना। कुछ नहीं है, 4 हिस्सों में बटा हुआ था ब्रिटेन। देखो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें फालतू में माथा बचाने से। 4 भागों में बटा हुआ था, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। 4 हिस्सों में बटा हुआ था। ठीक है, पहले वहां पे क्या चलती थी, महारानी की चलती थी, राजा की चलती थी, मतलब प्रिंसली स्टेट था एक तरीके से। लेकिन बाद में क्या हुआ, ब्रिटेन में 1648 के बाद उन्होंने क्या किया, पूर्ण से पावर सीज कर ली और पार्लियामेंट को मिल गई। किसको मिल गई पार्लियामेंट? 1688 में पार्लियामेंट की चली गई पूरी पावर। पार्लियामेंट के पास जब पावर चलेगी तो पार्लियामेंट को ऐसा लगा हमको क्या है कि नेशन स्टेट बनाना चाहिए, इसलिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले स्कॉटलैंड के साथ एक संधि साइन करी। स्कॉटलैंड है ना, स्कॉटलैंड के साथ एक ट्रीटी करी और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन बनाया। क्या बनाया? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, उसके बाद उन्होंने यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन बनाने के बाद में 1707 में पड़ा। कब बना स्कॉटलैंड? 1707 में। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन बना के उसके बाद इन्होंने क्या किया, आयरलैंड एक जगह उधर ही आयरलैंड में 2 ग्रुप्स थे, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट। ठीक है, अच्छा कैथोलिक प्रोटेस्टेंट क्या होते हैं वैसे तो बाद में आगे पढ़ाएंगे। कैथोलिक्स मतलब होता है जो लोग चर्च के साथ थे, और प्रोटेस्टेंट क्या, तो चर्च का के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो ये कैथोलिक प्रोटेस्टेंट थे। तो कैथोलिक्स क्या थे, अपोज थे किसके, प्रोटेस्टेंट के, है ना। प्रोटेस्टेंट थे माइनॉरिटी में, तो इस वजह से क्या है, वहां पे हमला आंदोलन होते जा रहे थे और ये सारी चीजें हो रही थी। तो उसका फायदा किसने उठाया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन ने उठाया, उसकी नजर पड़ गई इसके ऊपर, और उन्होंने इनमें से एक पक्ष की हेल्प करके, कैथोलिक्स और पीजेंट्स में से एक इंसान, प्रोटेस्टेंट में से एक की हेल्प करके क्या किया, दूसरे को मतलब देश को तोड़ दिया और उसको किसमें शामिल कर लिया, ब्रिटेन नाम के नेशन में शामिल कर लिया। किसे शामिल कर लिया, ब्रिटेन नाम के नेशन में शामिल कर लिया। ठीक है, कब 1801 में, कब शामिल किया, 1801 में। समझ में आ गई बात। और इसके क्या बना दिया, ब्रिटिश फ्लैग ले लिया, इंग्लिश लैंग्वेज कर दी और नेशनल एंथम बना दिया इसका। ठीक है,
उसके बाद दो चीजें और है देखो इसमें, एक तो क्या है BISUALLISIN विजुअलाइजिंग द NATI और नेशन, और दूसरा है इंपीरियलिज्म, ऐसे बालकंस की प्रॉब्लम है। ठीक है, देखो क्या होता है, सबसे पहले समझो विजुअलाइजिंग द नेशन क्या होता है। क्या हुआ, जैसे जैसे नेशन स्टेट बनने लग गए, नेशन स्टेट जैसे जैसे बनने लगे, तो जो सारी कंट्रियों के जो आर्टिस्ट लोग थे उन्होंने क्या किया, अपने देश को क्या कल्पना कर ली, देश को किसकी तरह, एक पब्लिक फिगर के रूप में। जैसे भारत में भारत माता है, वैसे जर्मन में जर्मनी है, वैसे फ्रांस में मैरीन है, वैसे ही मतलब अलग अलग जगहों पे क्या है, अलग अलग एज ए नेशंस को क्या कर रखा है, विजुअलाइज कर रहा है एज ए पब्लिक फिगर, एज ए पर्सन के रूप में। ठीक है, इससे क्या होता है, देश में देशभक्ति की भावनाएं बढ़ती है, और देश पूरा क्या दिखता है, एक अपनत्व की भावना के साथ, अपने सगे आदमी की भावना के साथ देश से प्यार बढ़ता है, लोगों का क्या बढ़ता है, प्यार बढ़ता है। इनको क्या बोलते हैं, फीमेल एलिगोरीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलिगोरीज। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या बता रहा हूं तुम्हें, इंपीरियलिज्म। एक तो देखो होता है नेशनलिज्म, अपने देश से प्यार करना, एक होता है इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद। हिंदी हिंदी हिंदी, हाँ, क्या होता है, इंपीरियलिज्म का मतलब साम्राज्यवाद होता है। ठीक है, अब जब दोनों नेशनलिज्म की भावना जब लोगों में बढ़ जाती है, जब लोग एक साथ जुड़ जाते, मतलब नेशनलिज्म की भावना जब बढ़ जाती है लोगों में, तो क्या है, वो अपने देश को बड़ा बनाने की सोचते हैं। क्या करने की सोचते हैं, बड़ा बनाने की सोचते हैं। तो फिर उनमें क्या आ जाता है, इंपीरियलिज्म आ जाता है कि हम तो क्या करेंगे, अब और छोटे मोटे देशों को जीत के क्या बनाएंगे, हमें बहुत बड़ा देश बना लेंगे, हमारा देश कोई महान है, तो इसलिए सब लोग हमारे देश की मानता को देखने चाहिए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इंपीरियलिज्म बोलते हैं। जब देश अपने देश की टेरिटरी को बढ़ाने के लिए क्या करता है, और देशों से युद्ध करता है। तो ऐसी प्रॉब्लम थी बाल्कन्स प्रॉब्लम, जो इस दुनिया की महान तबाही उतारण बनी। उस तबाही को वर्ल्ड वॉर के नाम से भी, कौन सी प्रॉब्लम, बाल्कन्स प्रॉब्लम। क्या था, रोमानिया, बुल्गारिया, बाल्कन्स एक रीजन था, एक जगह, मतलब एक एरिया को बाल्कन्स रीजन बोलते थे। उसमें कौन कौन से देश थे, रोमानिया था, बुल्गारिया था, और अल्बानिया था, ग्रीस था। इन सारे देशों ने क्या करते, आपस में एक दूसरे से चिढ़ते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, क्योंकि इनकी क्या थी, भाषा, लैंग्वेज अलग थी। ऐसे समझ लो तुम, बाल्कन रीजन में बहुत छोटे छोटे देश है ना, ये छोटे छोटे देश आपस में मुंडाफोड़ी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लड़ाई दंगा कर रहे हैं आपस में। तो इसकी नजर वहां के आसपास के बड़े देशों को पड़ गई, जैसे इधर से रसिया, फ्रांस, USA, है ना, इन देशों में क्या पड़ गई, नजर पड़ गई। इन देशों की नजर पड़ते ही ये देश भी इस लड़ाई में कूद गए। तो क्या हुआ, इनमें से किसी दो के साथ रसिया हो गया, किसी दो के साथ फ्रांस हो गया, किसी दो के साथ अमेरिका हो गया, किसी दो के साथ कुछ और हो गया, किसी दो के साथ कुछ और हो गया। तो ये क्या है, जब ये देशों की लड़ाई, ये बड़े देश आपस में लड़ने लगे, तो ये इट रिजल्टेड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इट्स गिव रिजल्ट ऑफ FIRST फर्स्ट WRLD वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई है। ठीक है, तो ये तुम्हारा पार्ट था दबाया गया स्टेट्स ऑफ, फिर से जेलस भी हो गया ना पार्ट, दिक्कत नहीं। पार्ट खत्म हो गया पहला, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो अगेन मैं तुम्हें नंबर दे रखे हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, कमेंट करो आराम से, लाइक करो वीडियो को और देखो वीडियो पूरी। ठीक है, कोई दिक्कत आए मैं बैठा ही हूँ, और रिजल्ट मैंने तुम्हें बता ही दिया, बेस्ट रिजल्ट है अपना, आसपास कहीं भी नहीं है इतना अच्छा रिजल्ट, सबको पता ही है ये चीज का, है ना। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए अपन को क्या करना है, काम करना है। एक दूसरी चीज, सबको जवाब मिल गया, अब किसी को अपन कोई बोलने की जरूरत नहीं है। क्लासों में आके जब बोला है किसी आदमी ने कि वो तो पढ़ाते नहीं थे क्लास में और फालतू की बातें करते थे, उसी को जवाब मिल गया कि पढ़ाते थे, क्या करते थे। ठीक है ना, तो बहुत सारी चीजें हैं। देखो दुनिया में ना किसी की मतलब चीज को अपन को जवाब देना है तो टाइम देता है जवाब ज्यादा अच्छा रहता है। कौन देता है जवाब, जब टाइम जवाब देता है तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। समझ में आ गई तुम्हारे बात। हम किसी को जवाब देंगे तो वो सही नहीं है, और जो टाइम जवाब देगा जो बहुत जोर का लगता है, तो मजा सी आ जाता है एक बार
दूसरी चीज ये है कि रिस्पेक्ट उसी इंसान ही करो जो इंसान रिस्पेक्ट करके करने के लायक हो। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ तुमसे? रिस्पेक्ट किसी की करनी है, रिस्पेक्ट उसी इंसान की करनी है जो किसके लायक हो, रिस्पेक्ट करने के लायक हो। हर किसी की इंसान रिस्पेक्ट नहीं करनी। ठीक है, आगे बात समझ में। जो रिस्पेक्ट करने लायक है उसकी रिस्पेक्ट करनी है, हर किसी की रिस्पेक्ट नहीं करनी है। मतलब किसी के पैर छूने का ये कारण नहीं होना चाहिए कि वो तुमसे पहले पैदा हो गया सिर्फ इसलिए। अगर वो सही में रिस्पेक्ट करने लायक है तो उसकी रिस्पेक्ट करो। अगर उसके जीवन के अच्छे काम हैं, अगर वो अच्छे काम कर रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट करनी है। बाकी इस दुनिया में कोई बड़ा आदमी नहीं है, बस वो तुमसे सिर्फ पहले पैदा हो गया, वो उसमें कुछ उसका योगदान है नहीं, उसके मम्मी पापा का है। तो मतलब तो देख लो तुम्हारा जो भी सीन है, बाकी रिलैक्स रहो। और आज की बात इस शेर के साथ खत्म करेंगे कि उसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है। उसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और ये नए बच्चों को आखिर कौन समझाए कि कहाँ से बच के चलना है, कहाँ जाना जरूरी है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? बहुत बढ़िया।